का 18 नौ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। शुरुआत करेंगे हम बाजार की आज की चाल के साथ, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का होने के बावजूद 17,800 के करीब ही बंद हुआ है। और बाजार का हालांकि पूरा अपडेट जानते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, बताएं आज बाजार में क्या एक्शन रहा? आज पूरी तरह से मार्केट उल्टा दिखा, यानी कि आज तेजी वाला था। आज सुबह से जो इंटरनेशनल संकेत पॉजिटिव थे, बाजार ने 100 पॉइंट की भारी भरकम गैप के साथ आज ओपनिंग की और दिन भर खबरें भी काफ़ी आती हुई दिखी हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, आज पिरामिल एंटरप्राइजेस को लेकर एक खबर आई कि अपने फार्मास्यूटिकल कारोबार को अलग कर रही है। फिर आज दूसरा इंपॉर्टेंट जो मार्केट का हिस्सा था कि कोल और जो गैस से जुड़े हुए शेयर्स थे उसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी और आज टाटा मोटर्स का शेयर 12% बढ़कर बंद हुआ। एक खबर टीसीएस के नंबर्स को लेकर भी है कि कल नंबर्स आएंगे, ठीक उससे पहले 2% शेयर बंद हुआ है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़कर आ रही है। और लास्ट है एमपीसी की बैठक, यानी कि आरबीआई की बैठक चल रही है जो कल ब्याज दरों पर अपना फैसला सुना देगी। पोल ये कहता है कि किसी तरह का दरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब आते हैं मार्केट पे। आज का जो मार्केट है उसके अंदर आपको क्लियरली मोमेंटम दिखेगा। आज बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी आज जोर लगाया। मझोले और छोटे कैटेगरी के शेयर्स उसके अंदर भी आज काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी, स्पेशली 12 बजे के बाद जब बड़े शेयरों ने अपनी बढ़त को खोया नहीं। आज जो गेनर्स बने हैं वो थे टाटा ग्रुप के 5 में से 2 शेयर्स, जिसमें टाटा मोटर्स और टाइटन दोनों ने करीब 10% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 57 मिनट के अंदर अपनी 25,000 गाड़ियां एसयूवी 700 को बुक कर दिया। उसका इंपैक्ट दिखा। आज ये शेयर करीब 5% ऊपर था। मारुति सुजुकी और इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स थे जिन्होंने आज मार्केट को काफ़ी जोश भरा है। आज जो शेयर्स टूटे वो थे ओएनजीसी, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी आज नुकसान ही देखने को मिला। कोल इंडिया, एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व, ये कुछ एक शेयर्स आज आपको कमजोर होते हुए दिखे। मिड कैप श्रेणी के अंदर जो आज तेज चले हैं, फिर से रियल एस्टेट का बोलबाला था। आज रियल एस्टेट इंडेक्स अपने आप में 6% चला और उसमें ओबेरॉय रियल्टी, पेज इंडस्ट्रीज और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज ये बहुत अच्छे से मजबूती के साथ चले। पेज इंडस्ट्रीज में बकायदा 10% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ। इसके अलावा मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको ऑयल इंडिया, फोर्टिस और नवीन फ्लोरो, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जिनके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक आपसे बात करूं तो आज का सबसे बड़ा आई बॉलर जो था, जिसको कैच कर रहा था, वो था रियल एस्टेट। उसमें शोभा, ओबेरॉय और गोदरेज ने काफ़ी मजबूती दिखाई है। ऑटो सेक्टर के अंदर टाटा मोटर्स की लीडरशिप थी और साथ ही अशोक लेलैंड भी काफ़ी अच्छा चला। और अगर आप वीकनेस की बात बोलेंगे सेक्टर में, तो गैस सेगमेंट के अंदर थोड़ा वीकनेस था, जिसमें गुजरात गैस, एचपीसीएल और जीएसपीएल ये शेयर हमको कमज़ोर बंद होते हुए दिखे। शुक्रिया डिम्पी इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। लेकिन चलिए अब कुछ एक्सक्लूसिव खबरों की ओर रुख करते हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस ने बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है और कंपनी अपने फार्मा बिजनेस को अलग से लिस्ट कराएगी। डीमर्जर के ऐलान के बाद हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने पिरामिल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामिल से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं ये पूरी बातचीत। जैसा भी आपने बताया हमें कि 10 इयर्स पहले आपने डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस सेल किया था, उसके बाद भी आपने ब्रिक बाय ब्रिक उस 10 साल में 3 सेगमेंट्स में ये बड़ा एक फार्मा बिजनेस बना लिया है और उसका ही आज डीमर्जर हो रहा है। अगर आप थोड़ा रनवे ऑफ ग्रोथ, आगे के प्लान्स, फार्मा बिजनेस में क्या गेम प्लान है पिरामिल ग्रुप का, ये थोड़ा शेयर कर सकते हैं? तो पिरामिल ग्रुप में जो फार्मा बिजनेस है उसको ग्रोथ के लिए हम लोग दोनों एक्विजिशंस भी देख रहे हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फार्मा बिजनेस समझिए अब 15-16 महीने पहले हमने फंड रेज किया था कार्लाइल के साथ, जिन्हें हम 20% इक्विटी दिए थे और वो उस समय वैल्यूएशन $2.8 बिलियन था। तो उसके तहत काफी इक्विटी आ गई है आज हमारे पास और हम आगे चल करके दोनों एक्विजिशन भी करेंगे और ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे। तो पिछले 12 महीनों में हमने 3 एक्विजिशंस किए हैं। उसमें से एक तो एक्विजिशन था, 2 एक्विजिशन सीडीएमओ स्पेस में था और एक इनहेलेशन एनेस्थीसिया में। और ऑर्गेनिकली भी हम लोग बढ़ा रहे हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इन्वेस्टमेंट्स प्लांट में, ताकि कैपेसिटी बढ़े और डिमांड तो है ही, उसको हम सेटिस्फाई कर सकें।
मिस्टर प्रामल, आपने बताया कि 15% का ब्लेंडेड ग्रोथ आप देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है आपकी कि शायद इससे बेटर हो सकता है। और ये तीनों बिजनेसेस बहुत स्केलेबल लग रहे हैं, आपने बोला। एट द ग्रुप लेवल आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5-7 इयर्स में कुछ कितना टर्नओवर ब्लेंडेड अचीव किया जा सकता है? देखिए, मैं ये फोरकास्ट देना तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आजकल ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। यही कह सकता हूँ कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने ग्रोथ करते आए हैं, और अब लगता है कि ये रफ्तार कुछ बढ़ेगी। जी, बस इतना बता दीजिए कि ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं आपके, सीडीएमओ, हॉस्पिटल जेनरिक्स और वेलनेस वाला सेगमेंट, इसमें बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें फार्मा बिजनेस तो क्या होने वाला है? ऐसे तो तीनों ही सेगमेंट अच्छे हैं ग्रोथ के लिए, क्योंकि डिमांड देखेंगे तो सभी में है, और हमारा मार्केट पोजीशन भी अच्छा है। इसमें सबसे बड़ा अगर टर्नओवर में देखेंगे तो सीडीएमओ है, फिर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स है, और फिर जो ओटीसी बिजनेस है। लेकिन तीनों में ग्रोथ तो है ही। इसमें यह भी कहूंगा कि आज अबाउट 93% हमारा टर्नओवर इंटरनेशनल टर्नओवर है, और तो ये काफी ग्लोबल, ये बिल्कुल ग्लोबल बिजनेस है। So और business, sir, मैन्युफैक्चरिंग भी काफी अमेरिका, यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, और भारत में है। सर, जिस हिसाब से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, लार्ज ग्लोबल फार्मा इनोवेटर्स और हर तरह के बिग फंड सब इंडिया की कंपनीज को अपना स्टेक आय कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ग्रोथ में। इनफैक्ट अब मैं कुछ एमएनए का डेटा देख रहा था, लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा एमएनए इधर ही हुआ है, हेल्थ केयर, वेलनेस, फार्मा वगैरह। तो आपको भी लोग अप्रोच कर रहे होंगे पार्टनरशिप्स, टाई-अप्स के लिए ग्लोबल कंपनी, क्योंकि आपका बिजनेस अब अलग हो जाएगा, तो उनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं चाहिए, तो उनको सिर्फ फार्मा में आ सकते हैं। तो ऐसे पार्टनरशिप तो हम लोग कोई इक्विटी पार्टनरशिप नहीं देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूर आ रही है, जाकि प्रोडक्ट्स हम लोग सप्लाई कर सकें, उनके लिए टेक्नोलॉजी कर सकें। ये तो बढ़ ही रहा है। मिस्टर प्रामल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद द टाइम्स नेटवर्क, being such a supportive and such a support for us. Congratulate you on this taking forward. I'm sure your shareholders are very happy at the value unlocking which is happening now. Thank you so much for that. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी। क्या है अनुमान? ईटी न्यूज़ स्वदेश के पोल से क्या कुछ निकल कर आया है? पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, जो कि पोल की हाइलाइट्स आपको बताएंगी। पूजा, बताएं क्या कुछ खास बातें निकल कर आई हैं इस पोल से? जी, इस पॉलिसी पर हमने काफ़ी सारे बैंकिंग एक्सपर्ट और बाजार के जानकारों से बातें की, और सभी का मानना है कि कल की पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगातार 7वीं 8वीं बार होगा जब आरबीआई की जो ब्याज दरों में जो एक्शन होगा वो स्टेटस को ही रहेगा। तो यहाँ पर 100% जानकार ये मान के चल रहा है कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिसी स्टेटमेंट का रुख कैसा होगा, तो यहाँ पर 75% जानकारों का मानना है कि न्यूट्रल कमेंट्री देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा महंगाई को लेकर था, क्योंकि आरबीआई ने जो महंगाई प्रोजेक्ट की थी वो 5.7% की थी, और अगस्त में हमने देखा था महंगाई अपने 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो अगला सवाल हमारा इसी को लेकर था कि क्या आरबीआई 2021-22 के लिए महंगाई दर के अनुमान में कुछ कमी करेगी। तो यहाँ पर भी करीब 75% जानकार मान के चल रहे थे कि नहीं, यहाँ कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल को लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो महंगाई दर को लेकर यहाँ पर कटौती का अनुमान नहीं है। इकोनॉमी में फिर से अब रिकवरी धीरे धीरे चालू हो चुकी है। तो जीडीपी को लेकर अब हमारा अगला सवाल था, क्योंकि आरबीआई ने 9.5 का टारगेट जो था वो तय किया था। तो आरबीआई जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य में क्या कोई बदलाव करेगी? तो यहाँ पर करीब 75% जानकारी ये मान के चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह से तेज़ी से रिकवरी यहाँ पर इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। आखिरी सवाल था कि इस बार जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें फोकस कहाँ रहेगा। तो करीब 4-5 चीज़ें थी जहाँ पर कि फोकस दिखाई दे रहा था। पहले तो विदेशी हालातों को लेकर कमेंट्री क्या आती है आरबीआई की तरफ से, इसमें इंक्लूडिंग चीन।
किस तरह के कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा कमोडिटी प्राइजेस में जो लगातार एक बढ़त हो रही है, क्या असर पड़ेगा उसका महंगाई पर। इन भारत की फिजिकल सिचुएशन जो अभी तक सरकार काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर रही थी, इसको लेकर क्या कमेंट्स आते हैं, और आखिर में कच्चे तेल की चाल और लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है आरबीआई, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स पोल की हमें बताने के लिए। और कल की तैयारी में अब वक्त आ गया है आपको कल की तैयारी कराने का। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर हेड स्ट्रैटेजी मिस्टर विनोद मोदी, और साथ ही आपको सुपर शेयर्स पर सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांश शाह। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले विनोद आपके पास आऊँगी मैं। काफ़ी अहम दिन मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से आज हमने तेजी देखी है बाजार में, ये किस तरह का रुख लेती हुई दिखाई दे रही है? नवरात्र का भी पहला दिन है, क्या जोश उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि बाजार में जो तेजी है इंडियन डोमेस्टिक इक्विटीज में, वो तेजी आज की नहीं है। ये लगभग हम 6-7 महीने से देखते आ रहे हैं, और हमारा मानना है कि बीच में थोड़ी सी दुविधा हुई थी निवेशकों को, खासकर सेकेंड वेव के टाइम में, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने काम किया है, खासकर वैक्सीनेशन प्रोसेस में, और आज के डेट में हम लोग देखें तो 92 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड। प्लस उसके बावजूद अभी के थर्ड वेव का अगर आशंका को देखें तो थर्ड वेव हमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अभी कुल मिलाकर के देखें तो अभी जिस हिसाब से सितंबर बोले चाहे अगस्त का बोले, जो हमने देखा है, जो हाई फ्रीक्वेंसी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं, चाहे वो जीएसटी करेक्शन का डेटा हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हो, पावर कंजम्पशन हो, ये सारे डेटा हमें यही बताता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये आने वाले महीनों में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी तो फेस्टिव सीजन इंटर हुआ है, फेस्टिव सीजन में आप देखो तो कंजम्पशन डिमांड भी काफी खासकर इंप्रूव होगा। तो ये सब मिला के एक चीज काफी निकलता है। अगर आज के डेट में मैं यूएसए मार्केट को देखूं और इंडिया मार्केट को कंपेयर करूं, तो यूएसए मार्केट में हमें समझ में आ रहा है कि यूएसए मार्केट में अर्निंग्स कट होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यूएसए में अभी बीच के महीनों में, चाहे अगस्त महीना हो या पूरा सितंबर महीना देखे, तो 1 लाख से 1.5 लाख का ऑन एवरेज वो पर डे का आपका कोविड केसेस, नए केसेस आ रहे थे, जहां पे इंडिया का जो दर काफी कम था, जिसके वजह से मुझे लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया का बेहतर है कंपेयर टू यूएसए। तो अगर ये दो कंट्रियों को मैं देखूं, तो देशों को देखूं, तो यूएसए में अर्निंग कट का अंदेशा काफी ज्यादा है, जहां पे भारत पे मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की अर्निंग्स कट होगी। और जिस हिसाब का Q2 का प्रीव्यू सारे ब्रोकर्स का आए हुए हैं, उस हिसाब से 30% का ग्रोथ निफ्टी 50 कंपनीज का एक्सपेक्ट कर रहा है, जो काफी उत्कृष्ट है हमारे हिसाब से। और आने वाले अभी दिनों में तो देखा जाएगा एक्चुअल ग्रोथ कितना आता है, पर जिस हिसाब से प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, मुझे लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा लग रहा है इंडिया का। 2000 जो हमारा अगर मैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू जीडीपी का बात करूं, तो जो ग्रोथ है तो वो 2% हो गया था, काफी कम हो गया था FY20 में। हमें यहाँ से लगता है कि ये जो इसका इम्प्रूवमेंट होगा काफी कंसिस्टेंट होगा, जिसके वजह से जो निवेशक है, लॉन्ग टर्म निवेशक हो, चाहे वो वैश्विक निवेशक हो, चाहे वो डोमेस्टिक संस्थागत निवेशक हो, ये सब चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। और जब हमारा ये सब चीज रेशियो, जब टेक्निकल रेशियो जब इम्प्रूव होता है, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। तो हमें एब्सोल्युटली, और इसी में आगे चलकर आपसे और भी सलाह लेनी होगी हमें, लेकिन चलिए टेक्निकल चार्ट्स पे देवांग ये बताएं, अब आप क्या लेवल्स देखते हैं? निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कल करेक्शन के बाद वापस एक गैप अप किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो ओवरऑल अभी भी निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में, और जो पर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना है कि 17,900, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। और सपोर्ट की बात करें तो 17,700 का एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 17,700 निफ्टी के लिए। ऑलराइट, लेकिन चलिए कल का अहम दिन आरबीआई पॉलिसी के लिहाज से तो है ही। क्विक टेक विनोद, आपका क्या लगता है किस तरह की बातें निकल कर आ सकती हैं, क्या कंसर्न्स होंगे? आरबीआई पॉलिसी बीटिंग आउटकम, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरबीआई पॉलिसी अपने रेट को लेकर, स्टैट्स को लेकर के वो स्टेटस को मेंटेन करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होगा आरबीआई का स्टेटमेंट, खासकर मुद्रास्फीति के ऊपर और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। जैसे कि अभी एनर्जी प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं, क्रूड प्राइस 80 क्रॉस कर चुका है, तो उसके वजह से आई थिंक इन्फ्लेशन पे कमेंट आरबीआई के बहुत निवेशक लोग बहुत बारीकी से उस पर नजर रखेंगे। तो हमारे हिसाब से आरबीआई का कमेंट्री ये सब दो चीज के ऊपर काफी महत्वपूर्ण होगा।
और राइट, इसके अलावा दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के भी नतीजे कल आने वाले हैं जिस पर नज़र होगी, लेकिन कंपनी के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस पर हमने भी कुछ रिसर्च की है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद, ये बताएं, आपकी एनालिसिस, आपका जो अनुमान है वो क्या कहता है? हेडलाइन आंकड़े की बात कर लेते हैं। डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है, 4% का एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहा है। अच्छी डील्स हो रही है, स्पेशली आपके डिजिटल साइड में, तो एक अच्छी रेवेन्यू के लिए बम्प अप एक्सपेक्टेशंस है। एबिट के बारे में बात करें तो उनमें भी ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ देखने मिलेगा, तकरीबन 12,300 करोड़ तक का एबिट रहेगा। और मार्जिन्स में एक अच्छी पॉइंट मैंने नोटिस की है कि ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स ग्रो करेगा आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 26% पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। याद रखिएगा कि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद टॉप लाइन ग्रोथ पे जो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट 7.5% का अनुमान है ग्रोथ का। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% रेवेन्यू ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ टर्म्स में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो ओवरऑल डील्स है, सारे सेगमेंट्स में जो है अच्छी डील्स की जो है सेगमेंट में होप है। और उसके अलावा आपके जो डिजिटल साइड है, जो ऑलमोस्ट 40 to 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पे मैनेजमेंट कमेंट्री भी हम लोग नोटिस करेंगे। और एक्सपेक्टेशन से स्ट्रीट की कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उसमें जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली। ओवरऑल जो अगर बात करें तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की, उस पर फोकस रहेगी स्टॉक पे। और मार्जिन आउटलुक के भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है एट्रिशन रेट्स जो है बहुत बड़े हैं और वो एक कंसर्न है कंपनीज के लिए, और वो कैसे उसके डील करते हैं उस पर भी जो है फोकस रहेगी हमारी। तो ये है टीसीएस की प्रीव्यू। और राइट, शुक्रिया अनुमान बताने के लिए यहाँ पर। लेकिन चलिए हमारे गेस्टों से भी पूछ लेते हैं। दिवांग, बताएं आपका आकलन क्या कहता है? टीसीएस पे बात करें तो टीसीएस की ओवरऑल चार्ट देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। आज भी हमने देखा आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक ने वापस एक अपसाइड मूव, ओवरऑल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस अपसाइड रिज्यूम किया। तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न, हाइट ऑफ हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो और यहाँ पे जो लेवल्स है, सपोर्ट लेवल है टीसीएस का, वो 3,030 का एक स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर के अपसाइड जो लेवल है 3,950, 3,980 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, वहां तक स्टॉक आ सकता है। विनोद, बताएं इस पूरे पैक में अब जिस तरह से आगाज होने वाला है नतीजों का, किस तरह आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं नतीजे? अगर खासकर आईटी सेक्टर का मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर का नंबर्स ऑफकोर्स काफी अच्छे आने वाले हैं। हमारा इन हाउस प्रेडिक्शन है कि इस बार जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो मिड कैप स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करेगा ग्रोथ के मामले में। हमारा मानना है कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स है, टीसीएस हो गया, इन्फीज चाहे एचसीएल टेक, ये सारे का ग्रोथ 6 से 6.5% के बीच में होगा। और जहाँ पे मिड कैप का ग्रोथ हम 5 से 5.5 का अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा ये ग्रोथ ट्रेंड है, हमें लगता है कि जिस हिसाब से ये सारे आईटी कंपनीज का जो डील विल्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली भी वो लोग काफी प्रयास कर रहे हैं डील विल्स लेने में। तो इसके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे तो ये लार्ज कैप का जो ग्रोथ है वो मिड कैप्स का ग्रोथ जैसा होगा या कहें तो आउट परफॉर्म भी कर सकता है। और इसके वजह से जो अभी प्रीमियम वैल्यूएशन जो मिड कैप्स को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ के कारण, तो अभी ये चीज हमारे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड ये चीज थोड़ा सा लार्ज कैप के फेवर में जा सकता है, जिसके वजह से हमें लगता है कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक वो मोमेंटम में बने रहेंगे एटलीस्ट मीडियम टर्म में। हमारा व्यू हम लोग लार्ज कैप में एचसीएल टेक और इन्फी में काफी पॉजिटिव। ऑल राइट, चलिए लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। जी इन्वेस्को विवाद में एनसीलैट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी एंटरटेनमेंट ने 7 अक्टूबर तक जवाब देने की एनसीएलटी के फैसले खिलाफ एनसीलैट में अपील की थी। उधर एनसीएलटी में भी इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। इस बीच जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने इन्वेस्को पर अवैध तरीके से टेक ओवर की कोशिश का आरोप भी लगाया है। लेकिन चलिए पूरा मामला समझते हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं उत्कर्ष, क्या है ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अगर आज की आप पूरी घटना को देखें, जो लीगल बैटल इस समय चल रही है उसमें सबसे पहले एनसीएलटी में जी जाता है और समय की मांग करता है, और उसमें ये निकल के आता है कि जो ऑर्डर है वो शाम तक आएगा, वो देर शाम तक आएगा।
और उसके 1 घंटे बाद, तो करीब 1:30 बजे के आसपास एनसीएलटी कहता है कि हम ऑर्डर शाम को देंगे, और उसके 1 घंटे बाद कहीं जाके एनसीएलटी की हियरिंग होनी थी, और वहाँ पे जी ने मेंशन किया कि हम एनसीएलटी के पास और समय के लिए गए थे रिप्लाई फाइल करने के लिए, और हमें वहाँ पे अभी ऑर्डर अवेटेड है, और इसीलिए एनसीएलटी ने कहा है कि वो कल हियरिंग रखेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो शाम को आज शाम को जो एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसमें हमें देखना होगा कितना समय जी को मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये हियरिंग कल से वापस एनसीएलटी की शुरू हो जाएगी। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर अब हम रुक करेंगे दूसरी और अहम खबर की ओर, जहाँ पर आपको बताना होगा कि होटल इंडस्ट्री जो है मंदी से तेज़ी से उबर रही है, और कोविड से पहले के दौर की तेज़ी फिर से यहाँ पर दिखाई भी देने लगी है। होटल इंडस्ट्री के दिग्गज और आईएचसीएल के एमडी और यहाँ पे आपको बता दें कि सीईओ पुनीत चटवाल ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में उम्मीद जताई है कि त्योहारों के मौसम में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बूम दिखाई देगी। देखिए, सेक्टर में जो टर्मोल आया था वो 18 से 20 महीने तक काफी ज्यादा था, उसको एकदम से रूल आउट करना बहुत मुश्किल है। बट ये सच है कि पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड वेव के बाद अप्रैल में, उसके हिसाब से बाउंस बैक जो है काफी जल्दी हुआ है। एंड प्री कोविड लेवल के आप कम से कम ये कह सकते हैं 70% या 75% तक का रेवेन्यू वापस आना शुरू हो गया है, खासकर सितंबर मंथ में। और जैसे ही आपने बोला कि दशहरा का वीकेंड या नवंबर में दिवाली भी है, तो इसमें हमारी जो बिजनेस ऑन द बुक्स जो हम कहते हैं उसकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। मंथ ऑन मंथ ऑक्यूपेंसीज बहुत इंक्रीज कर रही हैं। तो जब ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज करता है तो रेट अपने आप, एवरेज रेट पर रूम भी इंक्रीज हो जाता है। जहां हम अभी थोड़ा सा जिसे कहते हैं पेशेंस की जरूरत है, वो इवेंट्स में है, वो वेडिंग्स में है। लार्ज गैदरिंग्स अभी भी बहुत स्टेट्स में अलाउड नहीं है, एंड फॉर द राइट रीजन। आई थिंक सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो जैसे जैसे ये सब बिजनेस वापस आना शुरू होगा, खासकर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में, आई थिंक वी विल easily cross the pre-COVID level of revenue। और जो भी मतलब हम सुन रहे हैं अभी तक थर्ड वेव के बारे में, my personal take is कि अगर आई भी तो bounce back will be much faster and sharper versus the first wave, as we have also seen in the second wave। चलिए अब रुक करेंगे और हमारे मेहमानों की ओर और उनसे पूछेंगे कि उनके सुपर शेयर्स पर क्या रणनीति है और क्या आपको सुझा रहे हैं। तो देवांग, मुझे बताएं, आपकी पिक में काफ़ी कुछ मैं देख सकती हूँ, क्या रिकमेंडेशन है दर्शकों के लिए? फर्स्ट मेरा रहेगा फार्मा सेक्टर के अंदर। जी, हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छे अपसाइड रिज्यूम किया था। उसके बाद कल एक करेक्शन आया था स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे सन फार्मा देख सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि करेक्शन में सन फार्मा में 50% के रिट्रेसमेंट को एक उसने सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखनी चाहिए सन फार्मा के अंदर 799 का, टारगेट ऑफ 854। केवल एक ही पिक है आपकी यहाँ पर? ये नहीं, सेकंड स्टॉक है हमारा जो M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। तो हमने देखा कि महिंद्रा ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन में और काफी स्टॉक से ब्रेकआउट दिया है। इसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है डेली चार्ट के ऊपर विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ऑल्सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया था। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 853 का, टारगेट ऑफ 910। चलिए, तो केवल 2 कॉल देना चाहेंगे आप आज? यस। ऑलराइट, विनोद, ये बताएं आपका रुझान किस सेक्टर में होगा, खासतौर से अगर हम जिस तरह से होटल इंडस्ट्री की बात हमने सुनी भी, पुनीत चटवाल जी कह भी रहे थे कि अब तेज़ी से रिकवरी का मोड़ आता हुआ हम देखेंगे। क्या लगता है आपको, इस पूरे सेक्टर की दशा और दिशा आपको क्या लगती है?
देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो एक चीज काफी क्लियर है हमारे देश में कि जो अभी हमारा देश है आज के डेट में, दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ कैपेक्स रिवाइवल थी। तो जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है हमारा बेट उस पे है। जब इन्वेस्टमेंट साइकिल जब इम्प्रूव होती है तो खासकर जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं ये सब काफी खासा डिमांड में आ जाते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर कैपेक्स रिवाइवल होता है तो इसमें से सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होता है सेक्टर उसमें से एक फाइनेंशियल्स है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में अभी भी काफी स्टीम लेफ्ट है जहाँ से मार्केट को भी मूव करा सकता है बिकॉज ऑफ हेवी वेट इंडेक्स है ये। तो फाइनेंशियल्स में हमारा नजरिया काफी सकारात्मक है। अलोंग विद फाइनेंशियल्स हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है जो अभी हाल के दिनों में करेक्ट हुए, जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शन के हैं। तो ये स्टॉक्स में अभी काफी बढ़िया लगता है। स्टॉक्स अभी आने वाले समय में अभी आपको दिखेगा कि ऑर्डर इनफ्लो काफी इंप्रूव होगा, क्योंकि एनएचआई आज भी बोल करके गया है कि जो उनका टारगेट है अवार्ड प्रोजेक्ट करने का वो काफी इंटैक्ट है। प्लस इंफ्रा के अलावा अगर मैं देखूं तो थोड़ा साइक्लिकल से में अगर मैं जाऊं तो रियल एस्टेट में जिस हिसाब से हम लोग रजिस्ट्रेशन मुंबई का देख रहे हैं, आज सोगा डेवलपर्स का देखे, मैक्रोटेक का जो नंबर्स, जो प्रोविजनल नंबर्स आए क्वार्टर को, जिस हिसाब से अदेसा ये सब कंपनी लगा रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में तिमाही में, तो उस हिसाब से लगता है कि रियल एस्टेट में भी काफी ज्यादा ट्रैक्शन होने को बाकी है। और एक चीज ये है कि ये सब प्लस मेटल्स को भी हम लोग अभी भी इतने मेटल्स पर रैली हुई है लेकिन इसके बावजूद भी मेटल्स का वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल लगता है। और राइट, तो चलिए इन तमाम सेक्टर्स पर आपकी नज़र है और इसी के साथ मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप शो पर आए और दर्शकों को कल की तैयारी के लिए टिप्स दिए। लेकिन शो खत्म करें उससे पहले आपको बता दें कि कल कहाँ कहाँ नज़र होगी। तो सबसे पहला और बड़ा इवेंट होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पर ब्याज दरों पर ऐलान का इंतजार होगा। उसके बाद टीसीएस के दूसरे तिमाही के जो नतीजे हैं वो आएंगे, ये अहम इवेंट है। इसके अलावा कल डीसीएम श्रीराम की स्प्लिट डेट भी है। आईआरसीटीसी भारत दर्शन टूर की शुरुआत करेगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी स्टेटमेंट का इंतज़ार तो होगा ही और देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है। और अमेरिका में जॉब डेटा रिलीज़ होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि 89th एनिवर्सरी होगी भारतीय वायुसेना की और ग्लोबल टैक्स डील का फैसला कल होने वाला है। और जितने भी एप्पल फैन हैं उनके लिए एप्पल वॉच सीरीज 7 के ऑर्डर बुकिंग जो है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम अहम इवेंट्स मार्केट नॉन मार्केट जिन पर कल नज़र रहेगी। तो कल की तैयारी में फिलहाल इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।